वेलकम टू आवर चैनल फिट्स ऑफ क्रिकेट। और आज आपने देखा मुल्तान का जो टेस्ट का फोर्थ डे था, पाकिस्तान 26 रन से इंग्लैंड से हार गया। और इस पे क्या ही बात करें, आफ्टर 1959 फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि पाकिस्तान 3 टेस्ट इन अ रो अपने मुल्क में हारा है। और सेकेंडली इंग्लैंड आज तक 2 टेस्ट मैच क्वालिफाई जीता था पाकिस्तान में, और पिछले 10 दिनों में 2 टेस्ट मैच और जीत गया है। इंग्लैंड का भी आई थिंक ये भी एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने भी पता है कि 1950s के बाद कंटिन्यूस 2 टेस्ट मैच जीते हैं अवे में एशिया में या अवे में, मतलब अवे एशिया कर ले चले उसमें अवे एक साथ उन्होंने 2 टेस्ट। मुझे भी मेरे पैदाइश की बात याद नहीं आता है कहीं बाहर जाके इंग्लैंड के लगातार 2 टेस्ट मैच जीते हो। वो जाते होंगे उसमें खेलते होंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन लगातार 2 टेस्ट मैच नहीं। खैर एग्रेसिव अप्रोच वही जो हमने शुरू में बात की, जो इन्होंने जिस तरह से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ रावलपिंडी टेस्ट जिसमें 14 रन स्कोर किए थे उन्होंने, वो भी एक रिकॉर्ड था। वहां से जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट किए, और उसके बाद वो आज जो ओलिवियर ने रॉबिन्सन ने जो लास्ट विकेट ली है मोहम्मद अली की, वहां तक कहानी आती है। 2 टेस्ट मैच 2 लॉसेस। क्या इस पे कहेंगे, बॉयज की फाइट बैक कैसी थी, अच्छा खेले, एग्रेसिव अप्रोच थी नहीं थी, क्या थी, अब सारा डिस्कस करते हैं इस पे। मैं एक चीज से स्टार्ट करूंगा कि टेस्ट मैचेस, स्पेशली टेस्ट मैचेस, ओडीआई तो उसको T20 को रहने दें, टेस्ट मैचेस आप उस वक्त जीतते हैं जब आप 20 विकेट्स लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है। आपके बॉलर्स आपको मैच जिताते हैं। आपकी ये वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी इस मैच में, वैसे तो वो सीरीज की भी बात है, लेकिन इस मैच में वीकेस्ट थी। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में एक मिसबा लेके गए थे टीम, जिसमें नसीम शाह और उसका डेब्यू हुआ था मूसा, जब आमिर ने और वहाब ने मना कर दिया था कि टेस्ट नहीं खेलेंगे। सही है। एक वो विकेट बॉलिंग थी, एक होम ग्राउंड में जो आपकी ये विकेट बॉलिंग है। एक और मैं ऐड करता जाऊं आपकी इसी बात से, अभी मैं स्टैट्स पढ़ा था, 1987 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के पेसर ने विकेट ही नहीं ली किसी टेस्ट मैच में। और जो के पहचाने हम लोग पेसर से जाते हैं फास्ट बॉलिंग में। 35-40 साल में ये एक नया रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड्स तो बहुत बने हैं इस सीरीज में, देख हमारे किसी पेसर नथिंग अगेंस्ट जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन वो नानखान की वो बात याद जाती है, रेलो कट्टू के साथ आप मैच नहीं जीत सकते। तो आपके बेसिकली पेसर्स जो है ना वो रेलो कट्टे थे। देखिए फहीम, वो हम लोग खुद फहीम को कहते रहे, सपोर्ट करते रहे कि उसको टीम में होना चाहिए, सारा कुछ है, लेकिन आप कंडीशन और उसके हिसाब से देखें। उसके बाद जो अली साहब थे, उनको सिलेक्ट किया गया। अब किस परफॉर्मेंस की बेस पे उन्होंने किया, देखो पाकिस्तान में खेल के परफॉर्म कर रहे थे, फिर इस विकेट पे क्यों नहीं आउट हो सका उस बंदे से। ठीक है, आपने मीर हमजा के साथ, फिर हम बात वही रिपीट कर रहे हैं कि मीर हमजा के साथ ज्यादती की। आज मैं देख रहा था वो ओडीआई जो आपके मैच स्टार्ट हो गया, डोमेस्टिक का वनडे कप जो हो गया, तो वनडे में वो खेल रहे मैंने हमने पहले भी बात की थी जब सिलेक्शन पे, जब पाकिस्तान इंग्लैंड की सिलेक्शन स्टार्ट हुई थी, जब सिलेक्शन उसमें हमने डिस्कशन की, उसमें भी हमने बात की थी कि मीर हमजा बिल्कुल फिट है। तो अपने सोर्सेज ने बताया था, मैंने यहीं बैठ के आपको कहा था ऑन रिकॉर्ड है वो बिल्कुल फिट है। आज हमने एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखी जिस पे वो बॉलिंग कर रहा है, प्रॉपर मैच खेल रहा है, वो प्रॉपर मैच खेल रहा है। आप कह रहे नेशनल कप में, नेशनल कप वो वनडे वाला खेल रहा है, उसमें खेल रहा है। 386 विकेट है। आपको क्या ग्रजेस है, ये क्या मसला है? क्या आई थिंक उसने 26 बॉल पे 39 स्कोर किया है। अच्छा, स्कोर बैटिंग में स्कोर किया, तो वो बिल्कुल फिट है। अब उसको आप नहीं खिला रहे, 386 विकेट है उसकी। लेफ्ट हैंड हमने कहा था कि हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं है, तो वो परफेक्ट इस वक्त उसको अप्रोच थी। ठीक है, हम देखते हैं कि शाहीन इस वक्त नहीं है, इंजर्ड है, नसीम शाह इंजर्ड है, हारिस रऊफ इंजर्ड है, हम बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी हमने बड़ा फाइट किया है। लेकिन अगर आपका बैकअप बॉलर है, हसन अली ने जो लास्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ 10 विकेट ली थी, उसके बाद वो आउट हो गया T20 और वनडे में। उसमें खेला है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था पहला टेस्ट, जो ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज थी उसमें वो खेला था, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं थी उसमें। परफॉर्मेंस देखो, उसमें मैं जज नहीं करूंगा अपने, क्योंकि आप जब फ्लैट विकेट्स बना के, ठीक है, फिर आप कहोगे यार हाँ मुझे परफॉर्म करके दिखाओ। यहाँ तो ये वसीम अकरम, वकार यूनुस या शोएब अख्तर टाइप हो, एक्स्ट्रा पेसर्स, तो फिर आप उनको कह सकते हैं। जैसे मार्कवुड ने मार्कवुड ने बॉलिंग की है इस पे। तो सिलेक्शन एक बहुत ऊपर से आपने 3 ऑलराउंडर्स खिला दिए हैं इस टीम में, नवाज, सलमान आगा और फहीम और सलमान में से एक खेलना चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक और सिलेक्शन में मैं कर रहा, तो फिर आगे फर्दर डिटेल में बात करते हैं। मेरा ख्याल में आपने जो मिस किया, आपने अजहर को नहीं खिलाया। आपको अजहर की जगह शान मसूद को खिला देना चाहिए था। ये कैसे हो सकता है कि शान मसूद आपकी प्रॉपर टीम में है, सिलेक्शन आपने उसकी, आप फाइनल 11 में उसको खिला रहे हैं? या आप ये करें
चले वो फवाद को आपने सेलेक्ट नहीं किया, अदरवाइज आपकी ये सिलेक्शन बनती थी कि वार्नर आपका साउथ शकील खेलता और साउथ की जगह पे आपका फवाद आलम होना चाहिए, ठीक है, और नीचे से फिर आपका मीर हमजा और जो एक प्लेयर आपका कोई और पेसर वगैरह या नसीम शाह वापस आ जाता है, तो या हसन अली आ जाता है। लेकिन मीर हमजा उस वक्त तक जब तक आपका शहनशाह नहीं आता, और शहनशाह के फिट होने के बाद भी आप अगर 3 मैचेस की सीरीज खेल रहे हैं तो 2 में आप खिलाएं उसको शाहीन को और 1 में आप मीर हमजा को खिलाएं, रिप्लेसमेंट पॉलिसी में आप उसको इस तरह से लेके चलते हैं। थोड़े से लगता है इनसिक्योर बहुत ज्यादा हमारे प्लेयर्स भी, कैप्टन को थोड़ा सा वो अपफ्रंट होके करना चाहिए, उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वाले सर्कल से बाहर निकलना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे मोहल्ले की टीम नहीं है कि मुझे बाबर पसंद नहीं है तो मैंने बाबर को टीम नहीं खिलाना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होके उसको सोचना कि मैं, मुझे चाहे इस बंदे मुझे फेवरेट है या नहीं है, मेरे ग्रुप का है या नहीं है, मैंने इसे मैच जीतना। अब साउथ शकील मतलब मैच फिनिश नहीं कर सका, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कंट्रोवर्शियल कैच था उसका, उसमें भी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, तो लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, उसने अपने आप को जस्टिफाई किया है कि यार आपने मुझे सेलेक्ट क्यों किया, किस वजह से, मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल इंटेंट अच्छी थी, चेस करते वक्त जो है अमाम को थोड़ा सा वो वापस आना पड़ा, आई थिंक 3rd या 4th नंबर पे आया था बैटिंग, 4th नंबर पे उसने, और वो गलत, हमेशा क्या हुआ हम लोग गलत टाइम पे आउट हुए, अमाम गलत टाइम पे हुआ, फिर बैक टू बैक हमारा ये नमाज और इमाम और साउथ शकील की बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप थी, उसके बाद वो ऑब्वियसली गलत टाइम पे आउट हुआ, वो खेल जाता तो हम 4 आउट ना होते, 3 आउट होते डे एंड पे, तो हम डिफरेंट माइंडसेट से जाते। लेकिन कैप्टनसी मेरे ख्याल से देखिए उसने लेफ्ट हैंडर्स को भेजा है, उनके बॉलिंग को देखते हुए उसने फहीम अशरफ को भेजा, सलमान आगा को नहीं भेजा, तो हमने 4 लेफ्ट हैंडर्स एक साथ भेजे, तो वो भी एक अप्रोच तो ठीक थी। वो भी बाजिद खान को सुन रहा था, ये भी एक रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड नहीं एक मतलब हिस्ट्री में पाकिस्तान ने कभी भी 4th 5th और 6th पे 3 लेफ्ट हैंडेड नहीं है, नहीं भेजे, वो भी एक, लेकिन मैं दोबारा बैक थोड़ा सा हमने, क्योंकि जब सिलेक्शन में बात की थी फवाद आलम की, उस वक्त भी बात की, अब हम इसलिए कर रहे हैं कि 2 टेस्ट मैच हम हार चुके हैं, उसने अपना कमबैक किया न्यूजीलैंड में 100 करके, उसके बाद साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई, उसने 200 किए, जो डिफरेंट, ठीक है, 300 हो गए, उसके बाद वो वेस्ट इंडीज गया, मुख्तलिफ मतलब एक मुश्किल सूरत हाल में, वहां पे उसने 100 किया, तो एक कमबैक 10 साल बाद एक बंदे ने कमबैक किया, उसने 400 किया, उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश में 50 किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फेल हो गया, ठीक है, हो गया फेल एक सीरीज में यार, उसमें भी 3 इनिंग्स या 4 इनिंग्स उसने की है बैटिंग, 4, हां जो 2 टेस्ट, हां 4 इनिंग्स, बाकी उसकी बारी नहीं आई, तो मैं आपको बता रहा हूं 10 साल बाद एक बंदा आया 400 करता है, और आप वही वाली बात दोबारा करते हैं कि आप वेट कर रहे थे उसका, ये गंदी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसको हम निकाल के ऐसे एग्जैक्टली मैं 100% एग्री करता हूं इस चीज से। अब ये सिलेक्शन क्राइटेरिया, बाबर आजम को थोड़ा हम बड़ी तारीफें करते हैं, उसकी ग्रेट बैट्समैन है, हमारा ग्रेट कैप्टन है, लेकिन उसको थोड़ा अपने शेल से बाहर निकल के आना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं वही आप वाली बात कि मैं पाकिस्तान की टीम है यार, मेरे गली मोहल्ले की टीम तो नहीं है, उसको थोड़ा सा ना सेल्फिश होकर खेलना पड़ेगा, सेल्फिश इन द सेंस कि भाई मैंने जीतना है, हाँ ठीक है, मैं जीतूंगा पाकिस्तान जीतेगा, तो पाकिस्तान कैसे जीतेगा कि मुझे ये प्लेयर है, ये मुझे जिताएगा मैच, क्योंकि इसमें टैलेंट है, ये चाहे मुझे पसंद है या नहीं, तो है वो मैच जीतने के बाद तू मेरा प्लेयर है, तू ही मेरा मैच विनर है, वो केड़ा होता है भाई साहब, वो भी तकलीफ ही होती है, वो अपने ग्रुप वाले हैं ना, अपने ग्रुप का सर्कल, अपने ग्रुप का है ना, इस वजह से क्या दिया, ये बहुत से प्लेयर्स हैं, देखो किसी के साथ ज्यादती ना करें, आपने इसको अली को खिला दिया, अली के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मीर हमजा जैसा था प्लेयर जो आपका डोमेस्टिक खेल रहा है, ठीक है, आप उसको क्यों नहीं चांस दिया, बिल्कुल ऐसे ये ऐसे ही है मेरे ख्याल से। अब इस पे भी डिस्कस करते जाते हैं, क्वेश्चन मेरे ध्यान में है, कराची टेस्ट में बॉलिंग में चेंजेस देख रहे हैं, अब वो नसीम तो वापस आता हुआ नजर आ रहा है, नसीम फिट हो गया, नसीम में है वापस आता हुआ, मेरा एक और ख्याल है जो मुझे लग रहा है, क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा, मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, हसनैन को इन्होंने एनओसी नहीं दिया, लेकिन श्रीलंका वो खेल रहा है, वो भी खेल रहा है सिंध की तरफ से, वनडे का, अच्छा उसको एनओसी नहीं दिया था उन्होंने लंका प्रीमियर लीग का, तो मैंने कहा शायद हो सकता है इस वजह से रोका हो कि टेस्ट में शायद इसको आखिरी टेस्ट में चांस दे दें, पता नहीं है, लग नहीं रहा, अभी नहीं लग रहा, नसीम आ जाएगा तो हसन अली या अब्बास में कोई, क्योंकि मुझे मुझे लग नहीं रहा कि फहीम अशरफ और अली को अब इनको मजीद तीसरे टेस्ट में चांस देना चाहिए। देखो 3 आपके ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, 3 में से एटलीस्ट आपका 1 खेलना चाहिए या मैक्सिमम 2 खेलने चाहिए, सही है, वो नवाज खेले, नवाज अगर आप कह रहे हैं कि नवाज के साथ, तो फिर नवाज खेले, और आपका आगा और फहीम अशरफ आपका बाहर बैठना चाहिए। देखिए सलमान आगा को हमने क्यों खिलाया है, वो ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर, बॉलिंग नहीं कराई, बॉलिंग में उसने क्या परफॉर्मेंस दी है अभी तक, करवाई नहीं मेरे ख्याल से, तो उससे बेटर नहीं है कि हम लोग एक प्रॉपर बैट खिला लें,
फवाद आलम को खिलानी है, शान मसूद को खिलानी है, क्योंकि शान मसूद अभी स्क्वाड में तो अब शान को खिलाने हैं, खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए। और हम उस वक्त से पहले भी हम अपने शोज पे ये बात करते रहे, जो T20 के जो टेस्ट के प्लेयर हैं उनको T20 खिला रहे हैं। हमने उसको कहा फहीम अशरफ को T20 वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहिए, उनको टेस्ट में खिला रहे हैं। टेस्ट का जो हमारे पास शान मसूद बैठा हुआ उसको फहीम अशरफ को आप अगर आप जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो फहीम अशरफ को लेके जाएं टेस्ट में। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उसकी लेंथ है, चीजें, पेसर आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा ऑलराउंडर, और दूसरा कट और पुल मार लेता है, तो वो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। अच्छा बाबर, मैं एक और चीज पूछूंगा, मुझे ये फील आई है कि बाबर आउट होता है, ठीक है, नो डाउट पाकिस्तान टीम का पूरी दुनिया में एक रिकॉग्नाइज्ड फेस है, एकदम पाकिस्तान टीम पैनिक नहीं कर जाती जैसा फर्स्ट इनिंग में हमें 50 से 60 स्कोर पे 7 प्लेयर्स आउट हो गए हैं, इसकी क्या वजह नजर आती है? माइंडसेट है, क्या चीज है? देखिए माइंडसेट भी है, दूसरा हमारी डेप्थ इतनी ज्यादा बैटिंग में स्पेशली है नहीं। अभी तो शुक्र है अल्लाह का सऊद शकील आ गया और उसने मिडिल ऑर्डर जो है ना आपका खड़ा किया। अदरवाइज आप देखें रिजवान की आप परफॉर्मेंस देख लें, रिजवान टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। अब वो टेस्ट खेल रहा है, वो लंगड़ा है, वो जो हो जाता है, वो पिछले 4 साल लगातार खेल रहा है, उसको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। हम नहीं कि रिजवान हमारा मैच विनर है, ठीक है, रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं है 100 जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने किया था जिसमें, ठीक है, वो उसके अलावा मुझे परफॉर्मेंस दिखा दें पिछले 6-8 महीने या साल में, रिजवान की टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। अब जब बाबर आजम हमारा मेन प्लेयर है, ऊपर से इमाम और अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म कर रहे हैं, ये मेन 3 है, अजहर अली भी बीच में इन आउट, उसके बाद आपकी बैटिंग डेप्थ नहीं है, वो आप वाली बात के ऑलराउंडर आना शुरू हो जाते हैं। सलमान आगा आ गया, फहीम अशरफ आ गया, अभी तो वही सऊद शकील ने जरा बेहतर परफॉर्मेंस कर दी, वरना अदरवाइज यहाँ पे फवाद आलम थोड़ा सा नहीं चला। तो बाबर आजम को भी ये टेंशन होती है कि मेरे नीचे जो है बैटिंग उस तरह से बैटिंग लाइन है नहीं, और मेरा ये ख्याल है कि वही आप वाली बात कि इसको थोड़ा सा अपने शहर से निकल के सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि मैंने जीतना है, मैं जीतूंगा तो पाकिस्तान जीतेगा। उसको नीचे हमारे पास 6-7वें नंबर पे एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है। मैं इसी से बात आगे लेके चलता हूँ, पूछता हूँ कि सऊद शकील, अभी आपने कहा कि आउटस्टैंडिंग उसने शो किया, उसमें टेम्परामेंट है, स्किल्स है, हर चीज है। अब आप ये देखो कि वो और सलमान आगा इकट्ठे टीम में थे, बल्कि सलमान आगा से पहले वो सिलेक्ट हुआ था जो एज ए स्क्वाड में, ठीक है, सलमान आगा उससे पहले डेब्यू कर जाता है। सलमान आगा की क्लास और सऊद शकील की क्लास में आपको बहुत डिफरेंस है, उससे पहले डेब्यू कर गया, किस वजह से कर गया? अब यहाँ पे बाबर को थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा और थोड़ा सा ना एहसास करना पड़ेगा टीम के लिए। देखो एट द एंड बाबर की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है, और अभी उस्मान सलाउद्दीन भी बाहर बैठा हुआ है, उस्मान सलाउद्दीन बैठा है, और कामरान गुलाम बाहर बैठा हुआ है, जिसने पाकिस्तान हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया 1800, 1700, 1800 रन करके, ठीक है। आपके प्लेयर्स बाहर मिडिल ऑर्डर के बैठे हैं जो प्रॉपर बैट है, जो प्रॉपर बैट है। अच्छा अब सऊद शकील के कैच पे मुझे बताओ कि सऊद शकील, मेरे ख्याल से ये बहुत अनफॉर्चुनेट है अलीम डार का। देखिए मैं अलीम डार को ब्लेम नहीं करूंगा, ही इज मतलब ये बेस्ट अंपायर है दुनिया का, और जिस तरह बॉलर बैट्समैन होते हैं उनका बुरा दिन जाता है, उस तरह उस बेचारे का बुरा एक टेस्ट चला गया, उसने आउट दे दिया। अब जब थर्ड अंपायर में बात जाती है तो आपको पता चल रहा है कि जब इतने बड़े ग्लव्स होते हैं, आपने भी क्रिकेट खेली गई, अच्छे खासे बड़े ग्लव्स होते हैं, अगर बॉल उसके अंदर आ जाए ना और कहीं से 60-70% बॉल नीचे लग गई तो पता नहीं चलता, क्योंकि ग्लव्स बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े ग्लव्स होने के बावजूद बॉल बाहर थी और वो लग रही है नीचे, टच हो रही है, पता चल रहा है, पूरा फॉलो वगैरह देखें, उसने यूं करके बॉल उठाई है और यूं उसने प्रॉपर मुझे नीचे उठाई। अच्छा थर्ड अंपायर कह रहा है कि मुझे क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं जाता हूं ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन के ऊपर। जब आप मेरे ख्याल से तो अगर थर्ड अंपायर तक आई बात इसलिए है कि ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन पे डाउट हो गया, तो आपको थर्ड अंपायर को मतलब हमेशा ये होता है कि बैट्समैन को जाता है फेवर। असल होता ही है, उन्होंने जो चेंज किया है कि जो ऑन फील्ड अंपायर अपना एक देगा, वो क्या फील करता है, वो अगर कह देगा मैं फील करता हूं कि ये टच नॉट आउट है, तो फिर अंपायर जो है वो फिर जाएगा उसके ऑन फील्ड को नॉट आउट देगा ऑन फील्ड अंपायर को। फिर टेक्नोलॉजी का क्या फायदा होगा इससे? अब मैं जो क्वेश्चन था मेरा, देखो आप कहते हैं 2 चीजों का फर्क है, एक कहते हैं कि अंडर द बॉल, मतलब अंडर द बॉल था उसका, एक है बिहाइंड द बॉल, ठीक है, वो मुझे लगा बिहाइंड था, अंडर नहीं था, ठीक है। देखो आप कैच पकड़ते हो, ये आपने कैच पकड़ा, ये आपका हाथ है। अब अगर आपने इस तरह से कैच पकड़ा है तो आपका बॉल अगर ये टच हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको कैच मान लोगे नहीं, तो आपके तो हाथ भी नीचे है, उंगली नीचे है आपकी, ठीक है, लेकिन आपका टच भी हो रहा है। जो हम लोगों ने सारी जिंदगी क्रिकेट खेली है, गली मोहल्ले वाली क्रिकेट खेली है, उसमें तो ये होता था कि यार आपका बॉल नीचे लग गया है, ठीक है, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए, हाथ नीचे होना चाहिए, बॉल लग गया था और नहीं। अब ये देखो ये डिफरेंस आ रहा है, ये आपने कैच पकड़ लिया मैंने,
लेकिन ये आपके उसके साथ लग गया ग्राउंड के साथ, तो आप तो नॉट आउट होना चाहिए क्योंकि आपको स्पोर्ट मिल गई है उसकी, और ये इंटरनेशनल लेवल भी यही है। लेकिन नहीं, अब मैंने एक दो जगह पे देखा है वैसे रिसेंटली क्या हो रहा है कि वो इसको आउट दे रहे हैं। वैसे अथर्टन को भी मैंने सुना था, अथर्टन ने भी कहा था कि इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन जो मुझे मेरा फर्स्ट इंस्टेंट वही है कि ये नॉट आउट। माइकल वॉन ने भी ट्वीट किया, उस पे लिखा है कि मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि आउट नहीं है, लेकिन खैर उसने बाबर आजम ने भी आके बाद में कहा है कि हम क्या कर सकते हैं, अंपायर की डिसीजन। लेकिन वो स्ट्रोक ने ऑब्वियसली डिफेंड करना था, स्ट्रोक ने डिफेंड उसने तो बात उसी तरफ डाल दी कि रूट का भी जब कैच हुआ था, रूट का बड़ा डिफरेंस था, रूट का उठा के देख लें दोनों वीडियोस, रूट का बहुत डिफरेंस था। ये तो खैर उसका प्रॉपर हाथ था नीचे और उसने फिर लिफ्ट किया है, ये तो आपको बॉल लगता है और नजर आ रहा है ग्रास पे कि बॉल लग रहा है, उसका हाथ पीछे और गेंद आगे से उसका टच कर रहा है। खैर वो आउट हो गया, मेरा मैच जीतना तो खैर ऑब्वियसली एज अ क्रिकेट फैन ये था कि वो 100 कर जाता, लड़का डिजर्व करता था, जिस तरह वो चारों बच जाता तो आप मैच जीत सकते क्योंकि आप बहुत क्लोज आके 26 रन से आ रहे हैं। मेरा एक पॉइंट और है फैज साहब, पिछले दोनों टेस्ट मैच हम हारे, 60-70 रन से पिछले आ रहे हैं, 20-25 रन से आ रहे हैं। बाबर आजम पहले मैच में 100 कर रहा है, इधर 70 कर रहा है, सेकंड इनिंग्स में पिछली में 4 किया उसने और इस इनिंग में 1 किया है। जब उसको परफॉर्म करना था, उस पे प्रेशर है जो भी है, वही हम 25-75 रन से पिछले आ रहे हैं, 25 रन से ये आ रहे हैं, बाकी सारों ने परफॉर्म किया है फोर्थ इनिंग में। वही अगर बाबर आजम अपनी क्लास, क्योंकि उसकी 50 की एवरेज है टेस्ट में, अगर 50 अपनी एवरेज भी पूरी कर जाता तो हम दोनों टेस्ट में जीते थे। यार देखो दूसरा ये जो अभी मैच आज वाला आ रही है हम लोग मुल्तान वाला, वो तो उसको आउटस्टैंडिंग गेंद पड़ गई है, कोई भी प्लेयर होता तो वो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखो लाइन ही वो बहुत ऑप्शन से बात है, वो ट्रैक पे पड़ी है, ट्रैक के पड़ने के बाद वो गेंद अंदर आई है, तो लीव ठीक था, शायद थोड़ा सा अर्ली आप कह सकते हो कि लीव हो गया, लीव प्रॉपर ही था। अगर तुम देखो ना दोबारा ट्रैक पड़ी और वो कट करके गेंद अंदर आई उसने, नहीं ऑब्वियसली वो तो एक अनप्लेबल, आप इस पे नहीं कह सकते, आप हाँ पहली इनिंग पे आउट का कह सकते हो कि यार तुम थोड़ा सा आगे जाके पुश करते हुए खेल लिया, वो कह सकते हो। सेकंड इनिंग में ऑब्वियसली लास्ट मैच में भी, इस मैच में भी परफॉर्म करना चाहिए था, और आपका प्लेयर का पता ही उस वक्त लगता है, आप लेजेंड ही उस वक्त बनते हैं जब आप हारे हुए मैच को जिताते हैं हाँ। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो दोनों मैचेस हार गया जो इंग्लैंड ने पहले तो आपको प्लेट में रख के दिया था कि जीत लो, इस मैच में भी आप जीत सकते थे। इस विकेट में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप कहें कि बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, चीजें कर रहा है, आप अपनी लैक ऑफ क्या कहेंगे उसका कंसंट्रेशन की वजह से मैच हार गए। मोर देन 200 ओवर्स थे आपके पास और आपने 200 ओवरों में करना 355 था, तो आपको करना चाहिए था। आप बात कर रहे हैं बाबर आजम बड़ी अच्छी बॉल पड़ी थी, रिजवान को भी जो जेम्स एंडरसन ने बॉल कराई, फिर जो मार्क वुड ने अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड किया है, मुझे तो लग रहा था आसिफ याद आ गया था मुझे, जो ये फर्क पता लगा टेस्ट बॉलर्स का और आपके टी20 बॉलर्स का फर्क पता लगा, बहुत बड़ा फर्क है, जनरली बहुत बड़ा फर्क है। मतलब मार्क वुड ने जिस तरह बॉलिंग करी, जेम्स एंडरसन ने 676 विकेट ले चुके हैं जेम्स एंडरसन, और खैर लेजेंड है वो, लिविंग लेजेंड है। मेरा तो एक शौक था कि हम मुल्तान जाते और देखते उसको बॉलिंग कराते हुए, क्योंकि मैंने 2004-05 में उसको देखा था बॉलिंग कराते हुए, लेकिन अभी एक ऑब्वियसली लेजेंड है। हम लोग सामने से देखें तो जरा प्रॉपर फील आती है। अभी हम ऑस्ट्रेलिया का जब मैच देखने गए थे तो स्टार्क और कमिंस उनको सबको देखा था, क्या ये लाहौर में अनफॉर्चुनेटली टेस्ट मैच नहीं हुआ। तो अब आप बताएं क्या सम अप करते हैं इसको, डिस्कशन को सम अप करें और बताएं कराची में हमें आप 3-0 देख रहे हैं कि पाकिस्तान 2-1 से वापस, मेरे ख्याल से चेंजेस, अगर शान मसूद इस टीम में वापस आता है, नसीम वापस आता है, और मीर हमजा को तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन नसीम के साथ एक और बॉलर एक फास्ट बॉलर और ऐड होता है, तो हमें क्योंकि वो इसी अप्रोच से जाएंगे। अब आपको अब उनकी अप्रोच तो आपको समझ आ गई इंग्लैंड की कि उन्होंने इस नहीं खेलना है, तो अब उस अप्रोच को लेते हुए आप अपनी अप्रोच को थोड़ा चेंज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टी20 की तरह खेलना चाहिए, आप अपनी अप्रोच को नॉर्मल रखें, लेकिन उनको किस तरह काउंटर कर सकते हैं आप, उसमें काउंटर ये है कि टीम ठीक है, इसमें शान मसूद को ऐड करें आप आगा सलमान की जगह, और फहीम अशरफ की जगह वो आ जाएगा नसीम शाह, मोहम्मद अली की जगह एक मुझे हसन अली या कोई अपना वो आ जाए, तो फिर आपकी टीम, मैं वैसे मीर हमजा, क्योंकि अभी तक देखो उनके पास लेफ्ट हैंडेड, आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड पेसर आ जाता है तो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। चेंज कर सकते हैं अभी स्क्वाड में, कर सकते हैं, आपको होम सीरीज आप कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल देखो आपके 2 प्लेयर्स इंजर्ड है, सपोज आपका नसीम इंजर्ड है और आपका वो इंजर्ड है दूसरा हारिस, तो आप हारिस की रिप्लेसमेंट डाल सकते हैं। तो अगर नसीम फिट हो गया तो आप हारिस की रिप्लेसमेंट लेके आ सकते हैं, हारिस की रिप्लेसमेंट मीर हमजा भी ला सकते हैं लास्ट, क्योंकि कराची के हमारे काफी फ्रेंड्स हैं और उनसे बातचीत होती रहती है। सरफराज को आपने क्यों रखा हुआ है टीम में? वो सरफराज भाई हमारे कैप्टन
13 कंसेक्यूटिव हमने सीरीज भी जीती हैं, ये मैच जीते हैं समथिंग, मुझे स्टैट्स भी याद नहीं आ रहे, लेकिन और टेस्ट कैप्टन भी रहा है, उसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई है, अभी भी लोग उसको कप्तान कह के बुलाते हैं अपने सर्कल के, जो इवन बाबर आजम भी, उसको अगर आपने टीम में रखा हुआ तो उसको एक चांस, कराची का टेस्ट हो रहा है, मेरा ख्याल से उसको एक चांस बनता है। अब रिजवान साहब को रेस्ट करवाने, बहुत क्रिकेट खेल लिया उन्होंने, एक टेस्ट मैच रिजवान को टेस्ट रेस्ट कराने, उसका फ्यूचर ब्राइट है रिजवान का। चलिए देखते हैं कि क्या डिसीजन लेता है बाबर, क्या अपने कप्तान को खिलाता है कि नहीं खिलाता। खैर एनी हाउ, कराची में जो टीम की सिलेक्शन है, कराची के टेस्ट से पहले हम दोबारा हाजिर होंगे आपके पास और एक शो करेंगे कि क्या होना चाहिए। जब तक के लिए आप कमेंट्स में जरूर हमें लिखें कि क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, ताकि हम इस शो को बेहतरी की तरफ ले आ सकें। देखते रहिए फिट्स ऑफ क्रिकेट। एक और